जय हिंद साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल न्यू मोटो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। पिछली वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हम आपको विस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ा चुके थे। हमारा लास्ट टॉपिक था द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। एक बार समझ लीजिए द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होता क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप मूल तत्वों में से कोई दो तत्व विस्थापित हो, मूल पदार्थ से कोई दो तत्व प्रतिस्थापित होता है या विस्थापित होता है, या दो अवयवों का विस्थापन होता है, तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। जब केवल विस्थापन की बात करें तो केवल एक ही तत्व या अवयव का विस्थापन हुआ है, लेकिन जब द्विविस्थापन करें तो वहां पे दो तत्व अवयवी तत्वों का विस्थापन हुआ है, तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हमारा अगला टॉपिक है अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अब ये अवक्षेपण क्या होता है? शब्द से शायद आप लोग समझते होंगे अवक्षेपण होता क्या है। फिर समझिए अवक्षेपण होता क्या है। वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है। अब ये अवक्षेप जो होता है एक प्रकार का अविलेय पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। फिर समझिए वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं या अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब व्यवहारिक भाषा में समझिए अवक्षेपण होता क्या। जैसे यदि आप अपने घर में चीनी का पाक बना रहे होते हैं तो उसमें से चीनी के पाक में से कुछ काला काला सा एक अवक्षेप प्राप्त होता है, तो वहां पर भी एक अवक्षेप, वह भी एक प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। जो क्या बोलते हैं, जो गन्ने के जूस से जो गुड़ बनाया जाता है, वहां पर भी एक अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं हम देहाती भाषा में बदरमहिया बोलते हैं, वह भी एक प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। फिर समझिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। मैं उसका परिभाषा लिख दे रहा हूं, शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। समझिए आप, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप कोई अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे परिभाषा आपके सामने है। यदि आपसे कोई पूछे या एग्जाम में आपसे पूछे अवक्षेपण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, सीधा लिखिएगा वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप कोई अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है अवक्षेपण अभिक्रियाएं का। यहाँ पे AgCl ये प्लस है और ये माइनस है। ये Ag का मतलब होता है सिल्वर। सिल्वर को देहाती भाषा में, व्यवहारिक भाषा में चांदी बोलते हैं। ठीक है, जब ये सिल्वर क्लोरीन से क्रिया करता है तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड नाम का एक सफेद अवक्षेप प्राप्त करता है। इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। एक प्रकार का सफेद अवक्षेप है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिल्वर क्लोरीन से क्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड एक प्रकार का सफेद अवक्षेप प्राप्त करता है।
इसी अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अब ये जो आपका नमक प्राप्त होता है, जो नमक बनता है, यह भी एक प्रकार का अवक्षेपण ही है, क्योंकि जो समुद्र की लहरें जब पानी को इसे मारता है समुद्र के अंदर से, तो पानी आपस में हिलजुल के एक झाग बनाता है, और उसी झाग को जब सुखा देते हैं तो हमें नमक प्राप्त होता है। तो नमक भी एक प्रकार का, जो नमक बनता है वह भी एक प्रकार का अवक्षेपण का ही उदाहरण है। ठीक है, मैं भी बताया हूं, जो गुड़ बनाते हैं जो गन्ने के जूस से, वहां पर भी एक जो बदरमहिया टाइप का कुछ मिलता है जिसको निकाल के किनारे फेंका जाता है, वह भी एक प्रकार का अवक्षेपण ही है। या जब हम अपने घरों में चीनी को जब गला के जब उसका सीरा बनाते हैं तो वहां पर भी उसमें कुछ ऊपर आ जाता है, वह भी एक प्रकार का अवक्षेप ही है। तो इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फिर समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक आपका है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। अब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, समझिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, जब अम्ल तथा क्षार जलीय विलयन में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर समझिए, जब कोई अम्ल तथा क्षार जलीय विलयन में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। या आप इसका परिभाषा एक तरह से और दे सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फल स्वरूप हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा तो फल स्वरूप हमें लवण तथा जल प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें उदासीनीकरण की अभिक्रिया की, तो आप समझिए, जैसे यहाँ पे कोई हम एक अम्ल लेते हैं और एक क्षार ले लेते हैं, उन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यदि लवण तथा जल बन गया तो हमारा कौन सा अभिक्रिया होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करता है तो हर कंडीशन में लवण बनेगा और जल बनेगा। जब भी अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करेगा आपस में, तो उस अभिक्रिया के फल स्वरूप लवण और जल 100% बनेगा। ये आप समझिए, जैसे हम कोई अम्ल लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक क्षार ले लेते हैं NaOH, एक क्षार है, ठीक है, ये आपका NaOH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह आपका अम्ल है, क्या है, अम्ल है, अम्ल है, और यह आपका क्या है, क्षार है। यह अम्ल है और यह क्षार है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगी तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएगा, जल बनाएगा और लवण बनाएगा। तो पहले लवण बनाएगा, उसके बाद से जो बचेगा आपस में जल बना देगा। तो यहाँ पे लवण बनाने के लिए, यानी यदि मैं आपसे पूछूं लवण का एक एग्जाम्पल दीजिए, क्या होता है लवण, तो जैसे पानी भी एक प्रकार का लवण है, नमक भी एक प्रकार का लवण है, और जो कपूर होता है, चीनी होता है, सभी एक प्रकार के लवण ही है। लेकिन यहां से अगर देखा जाए यहां से, तो क्या बनने की संभावना हो सकता है, तो सबसे आसान, इस प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण आपका नमक होता है। इस पूरी दुनिया में कोई पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में है तो पानी है, और दूसरे नंबर का जो पदार्थ होता है, लवण जो होता है आपका नमक है, क्योंकि पूरी दुनिया का एक जो 3 हिस्सा होता है वो पानी से ढका है, और वो भी पानी जो है खारा पानी है, और खारा पानी में क्या होता है, नमक होता है। तो सबसे ज्यादा कोई पदार्थ, सबसे अधिक मात्रा में कोई पदार्थ पाया जाता है तो पानी, और दूसरे नंबर पे जो पाया जाता है वो आपका नमक पाया जाता है, क्योंकि उसी पानी से नमक बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब यह हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो बनाता है NaCl, यानी यहां से सोडियम निकल जाता है और यह क्रिया करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब आपका NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, एक प्रकार का लवण है। इसे बोलते हैं, यह जो सोडियम क्लोराइड है यह एक प्रकार का
लवण है, इसे हम साधारण भाषा में नमक बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछे नमक का सूत्र क्या होता है, तो यह NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, या इसे हम देहाती भाषा में नमक बोलते हैं। जो घर में हम नमक खाते हैं उसी का सूत्र है NaCl, ठीक है। उसके बाद से अब हमने यहाँ पे सोडियम की अभिक्रिया करा दी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो बच क्या गया हमारा, एक हाइड्रोजन यहां से बच गया और एक हाइड्रोजन यहां से बच गया, 2 हाइड्रोजन बच गया, 2 हाइड्रोजन लिख लेंगे। अब क्या बच गया, यहां से एक ऑक्सीजन बच गया, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिख देंगे। अब आपका क्या बन गया, यहाँ पे NaCl और उसके बाद से क्या बन गया H2O, यानी ये आपका क्या है, पानी है। पानी कहिए या जल कहिए, जल। अभी मैं बताया हूं वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह एक परिभाषा हो गया। और जो पहला परिभाषा है, जब कोई अम्ल तथा क्षार किसी जलीय विलयन में अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल, मैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का सबसे छोटा परिभाषा लिख रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पे यह अम्ल है और यह क्षार है, आपस में क्रिया करके क्या बनाया है, लवण तथा जल। हर कंडीशन में कभी भी जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेगा तो 2 ही चीजें बनाएगा, एक लवण बनाएगा और एक जल बनाएगा। हर कंडीशन में कहीं भी देख लीजिएगा, यदि कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करेगा तो लवण और जल, यही 2 चीज बनाते हैं। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। यह आपका हो गया अवक्षेपण अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, जब सिल्वर क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड, जो एक प्रकार का क्या है, सफेद अवक्षेप है। ठीक है, अगला आपका टॉपिक था उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण भी पढ़ा दिए हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या इसका एक परिभाषा और होता है, जब कोई अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, उसका परिभाषा आपके सामने है। यह अम्ल है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एक प्रकार का अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ये आपके रसायन विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में, मेनली ऑक्सीकरण के बारे में आप हर चैप्टर में पढ़ेंगे।
एक एक चैप्टर छोड़ के बाकी सारे चैप्टरों में आपको ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में बताया जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में, बाकी आप लोग आगे हर चैप्टर में पढ़ना है इसको तो जान जाएंगे आगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑक्सीकरण तथा अपचयन। इस ऑक्सीकरण को एक ऑक्सीकरण का एक नाम और होता है उपचयन। इस ऑक्सीकरण का एक नाम और होता है उपचयन। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण अलग है तथा अपचयन अलग है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण 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 क्या होता है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछे ऑक्सीकरण होता क्या है तो सीधे बोलिएगा किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना या किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन को त्यागने की घटना को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका नाम एक और होता है, इसका एक और नाम होता है उपचयन। उपचयन इसे एक और नाम से जानते हैं उपचयन। उपचयन देखिए यह अपचयन है और यह उपचयन है। मैं क्लियर लिख दे रहा हूं यहां पे, उपचयन उपचयन। फिर समझिए ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन को त्यागने की घटना को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है तो उस प्रकार के अभिक्रिया को ऑक्सीकरण बोलते हैं। वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले तो वहां पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे इसका अगर परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। जैसे जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं, और ठीक इसके विपरीत जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है तो वहां पर भी ऑक्सीकरण ही होता है। लेकिन अगर अपचयन की बात करें तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन को त्यागने तथा हाइड्रोजन को ग्रहण करने की घटना को अपचयन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकले अपचयन, हाइड्रोजन निकले ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़े अपचयन। तो फिर समझिए, आप एग्जांपल समझिए। एक सबसे प्यारा एग्जांपल दे रहा हूं। कॉपर ऑक्साइड को, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, इसको हाइड्रोजन के साथ जब हम गर्म करते हैं, इसको जब हम हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने का इसका मतलब होता है कि हम इसे गर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको गर्म करते हैं तो हमें मिलता क्या है, कॉपर अलग हो जाता है और यहाँ पे
ये जो ऑक्सीजन है, कापर तो अलग हो गया, यहां से कापर अलग हो गया, बच के आ गया, ऑक्सीजन बच गया ना। अब ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे क्या बना जाता है, H2। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यहाँ पे ऑक्सीकरण, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें, यहां से लेके और यहां तक, तो यहां पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन क्यों अपचयन हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैं भी बताया हूं, अब अपचयन भी बता दे रहा। अपचयन क्या होता है, अपचयन 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 का परिभाषा होता है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन के जुड़ने की घटना को अपचयन बोलते हैं। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन के त्याग करने तथा हाइड्रोजन को ग्रहण करने की घटना को अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर परिभाषा की बात करें, सीधे लिखेंगे किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को त्यागने तथा हाइड्रोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। सीधा समझिए, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले वहां पे ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तथा जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े तो वहां पे अपचयन होगा। हाइड्रोजन जुड़ गया, अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीजन निकल गया, अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ गया, अपचयन। सीधा जब ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और निकलेगा क्या, हाइड्रोजन। और जब अपचयन की बात करें तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और निकलेगा क्या, ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हैं। यहाँ पे अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड क्रिया कर रहा है किसके साथ, जल के, यानी हाइड्रोजन के साथ। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है और क्या बना रहा है, पानी बन जा रहा है यहाँ पे। तो यहां से ऑक्सीजन कॉपर से निकल के और कहां पे जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे निकला ना, ऑक्सीजन निकला, तो ये वाला जो घटना है यह अपचयन है, क्योंकि ऑक्सीजन निकला है ना, तो यहाँ पे अपचयन हुआ, यानी कॉपर से ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, तो यहाँ पे अपचयन हुआ, ठीक है। लेकिन यही ऑक्सीजन कहां जाके जुड़ गया, हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो यहाँ पे यही ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है लेकिन यहाँ पे जुड़ रहा है, तो जब निकलेगा तो अपचयन और जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ये जो घटना हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है और ये जो ऊपर हो रहा है अपचयन। ज्यादा बाउंडर बतियाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा समझिए। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब इसके ठीक विपरीत, ठीक उल्टा, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। फिर समझिए, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। फिर उसके ठीक विपरीत, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में समझे होंगे, ठीक है।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर एक बार और, यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें आप लोगों को सामने उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद।